न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम शरीके गुफ्तगू मेहमान और देखने और सुनने वालों को शमशद जावेद की जानब से खुशामदीद। नाजरीन, आज हमारा मौजू गुफ्तगू बहुत ही अहम है और इस हवाले से भी कि तकरीबन 25 सालों से मसीही आवाम में ये ज़ेर बहस है, मौजू है क्या मसीही सियासी नुमाइंदे बाअख्तियार हैं। इसमें मैं ये भी बताता चलूं कि जब से पाकिस्तान बना है हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए कोई ऐसा इंतखाबी सिस्टम वज़ा नहीं किया गया जिसकी वजह हो कि लोग ऐसी बातें ना करें। सब जानते हैं कि इलेक्शन थे, फिर सिलेक्शन थे, इन दोनों सिस्टम में कहीं ना कहीं अब बहम है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि एक सवाल उठाते हैं कि क्या मसीही सियासी नुमाइंदे बाअख्तियार हैं। तो आज इसी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू में हिस्सा लेंगी मोहतरमा आसिया नासर साहबा, जो किसी तारफ की मोहताज नहीं। वो जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप से 3 दफा हैट्रिक मतलब कि उन्होंने की है कि वो 2 दफा मिnority और 1 दफा खवातीन की सीट पे सिलेक्ट हुई। और हमेशा आपने देखा कि वो असेंबली में उन्होंने कोई भी इशू हुआ, उन्होंने बड़ा बुलंद, बड़ी जुर्रतमंदी का इजहार किया और बात की। तो हम उनकी गुफ्तगू से भी ये सारा सिस्टम को भी जानेंगे। और इसके अलावा एक वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी वो मुतहरक हैं खवातीन की डेवलपमेंट में। तो उनके साथ साथ हमारे साथ तारिक जावेद तारिक साहब हैं, एडवोकेट हैं, लाहौर हाई कोर्ट, फिर नाज़म जहानाबाद रहे हैं, फिर वो एमएनए की सीट के लिए उनका नाम भी नामजद 2 दफा हो चुका है, अब भी वो लिस्ट में हैं, उम्मीदवार हैं कि मे भी उनको असेंबली में ले लिया जाए। और फिर हमारे साथ एडवोकेट अकमल भट्टी साहब हैं, मनाटी अलायंस पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, लाहौर हाई कोर्ट हैं। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, बाकायदा मैं ये बताना चाहूंगा कि 4 तारीख को, 4 जून को जड़ावाला का एक डिसीजन सामने आया और उसको देख रहे थे एडवोकेट अकमल भट्टी साहब भी, जिस पर लोगों ने बड़ा वावेला या एहतजाज किया। और होता ये है कि गो के अदालती निज़ाम एक सिस्टम अलग है, लेकिन जो हमारे नुमाइंदे हैं, अगर वो बिगनिंग में जब इंक्वायरी हो रही होती है, उनकी कोई इंक्वायरी में हिस्सा हो या वो कर सकते हो, तो वो असरअंदाज होता है सारे केस में। तो आसिया साहबा, मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप 3 मरतबा एमएनए मुंतखब हुई और एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड रहा। तो आप ये बताइएगा कि जो आपका दौर था या टाइम था, उस वक़्त अक़लियतों के ज़्यादा मसाइल थे या अब ज़्यादा मसाइल होने शुरू हो गए? जी। बहुत शुक्रिया शमशा साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और अपने जो मेरे साथ मेरे दो जो छोटे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ। और अच्छा लगा कि अरसे के बाद मैं उनसे भी गुफ्तगू होगी आपके तवसत से। आपके इस चैनल है उसके तवसत से अच्छा है कि ऐसे इश्यूज जो कि ख़ास तौर पर हमारी माइनॉरिटीज़ के जो है नेशनल इश्यूज कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में उनको उजागर किया जाता है, तो ये अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि कोई भी दौर जो है वो आसान नहीं रहा। हर दौर के चैलेंजेस जो है वो उस दौर की जो कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट होती है, उस दौर के जो असरात होते हैं उसके मुताबिक होते हैं। अगर कहा जाए कि अकलियत जो है पाकिस्तान में 76-77 साल से, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अकलियतों के लिए कोई भी दौर आइडियल दौर नहीं रहा। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, और मैंने अक्सर अपनी स्पीचेस में भी पार्लियामेंट में भी ये कहा कि जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ रहा था, तो बेशुमार जो मसीही हैं और बेशुमार मसीही चर्चेस जो हैं, उन्होंने
मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बयान करूंगी, इसमें बड़ा जरूरी है कि हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि मसीही जो है वो पाकिस्तान में कैसे आए नहीं थे। हम पहले से यहाँ पर रहते थे, हम आए नहीं थे, हम कहीं से हिजरत या माइग्रेशन करके नहीं आए थे। मसीही वाहिद वो कह सकते हैं कि शहरी थे जो कि पहले से इस धरती का हिस्सा थे, इस धरती पर रहते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बनने की हामी भरी थी और सपोर्ट किया था। मोहम्मद अली जिन्ना जब उस वक्त पंजाब के जो स्पीकर थे उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था, ये बहुत सारी जो बुक्स हैं कैबिनेट डिवीजन में, ये जो है आर्काइव में आप जाएं, अगर किताबों में देखें तो ये आपको मिलेगा कि उन्होंने उनको स्पीकर जो थे उस वक्त एसपी सिंघा साहब, उनसे कहा था, और ये मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज है जो मैं कोट करने लगी हूँ, कि आए पाकिस्तान बनाने में हमारी मदद करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके लोगों को वहां पर इज्जत और एहतराम की जिंदगी मैसर होगी। और इसी के बाद जो है उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के हक में वोट भी दिया था, जिसको हम कहते हैं कि अपना कास्टिंग वोट जो है वो इस्तेमाल किया, और पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। क्योंकि अगर पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा ना बनता तो फिर हम सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या शक्ल होती, या पाकिस्तान बन सकता था या नहीं बन सकता था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे चर्चेज, मेरे पास कुछ कुतब है, मैं आपसे कभी शेयर करूंगी, जिसमें डॉक्टर रलिया राम और उनकी जो वाइफ हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीबी साथियों में से थे। और उनके खतूत, बहुत सारे खतूत हैं जिसमें वाज़ह तौर पे मिलता है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना को लिखते थे कि आज कलकत्ता से फलां चर्च ने आपकी हमायत का ऐलान किया है, आज अलीगढ़ से फलां चर्च ने आपकी हमायत का ऐलान किया है। तो इससे साबित होता है कि मसीही जो है वो इस तहरीक में वाज़ह तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शरीक थे। लेकिन जब पाकिस्तान बन जाता है, और बदकिस्मती से मोहम्मद अली जिन्ना को ज्यादा वक्त नहीं मिलता है, और उनकी वफात के बाद जो है उनके पाकिस्तान बेशुमार आप कह सकते हैं अनगिनत मसाइल का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी या पाकिस्तान का जो विजन था वो ही जो है वो लोगों की समझ में नहीं आता कि आया ये थियोक्रेटिक स्टेट थी, आया ये प्लुरलिस्टिक स्टेट थी, आया ये डेमोक्रेटिक स्टेट थी। आज तक भी पाकिस्तान जो है ये वजह करने में नाकाम रखा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किस किस्म की यहाँ पर हुकूमत होगी। तो मेरे ख्याल में अकलियतें जो हैं वो हमेशा से पिसते आई हैं। अगर हम बात चल जाए शुरू में, क्योंकि अवलीन जो दिन थे पाकिस्तान के, उस वक्त एक बड़ा पढ़ा लिखा तबका जो है वो पाकिस्तान में मौजूद था। जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो बेशुमार डॉक्टर्स, नर्सेज, और उसमें टीचर्स, प्रोफेसर्स और गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है वो उस वक्त जो थे शामिल थे। लेकिन बतदरीज जो पाकिस्तान के मसाइल रहे और जो अकलियतों के साथ सलूक रवा रखा गया, उसकी वजह से वो लोग माइग्रेट करना शुरू हो गए। मेरे भाई अकमल और तारिक भाई भी मेरे साथ इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि एक बहुत बड़ा जी जी, ब्रेन बिल्कुल। ड्रेन हुआ 60 और 70 की दहाई में, और हमारा पढ़ा लिखा तबका सारा बाहर चला गया कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में। और उसके हम्म। बाद जो पाकिस्तान में जो डाउन ट्रोडन क्रिश्चियंस रह गए थे, पिसा हुआ तबका, उनको ऊपर आने में बहुत देर लग रही है और देर लगी है। हकूक की बात बिल्कुल जहां तक की जाए सही। तो फिर उस वो जो पीछे पिसा हुआ तबका रह गया था, उनको तो पहले अपने हकूक की उस तरह से आगाही ही नहीं थी। ये जरूरी था कि पहले लोगों को उनके हकूक की आगाही की जाए। और सबसे पहले तो हमारे जो सिविल पॉलिटिकल राइट्स हैं मसीहों के, अकलियतों के, वो ही उनको वायलेट किया गया। और फिर टेस्ट एंड ट्रायल जो मेथड है वो हम पे आजमाया गया। कभी कहा कि जी जॉइंट इलेक्टरेट हो जाए, कभी कहा जी सेपरेट इलेक्टरेट हो जाए। तो इस तरह से आज तक कोई तरीकाकार वजह ही नहीं किया गया। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जिनके मुतल्लिक फैसला करना होता है वो उनको तो फैसला साजी में, डिसीजन मेकिंग में शामिल ही नहीं किया जाता। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हम्म। अदारा है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सीसीआई जिसको कहते हैं, जिसमें आर्मी आपके चीफ, जिसमें वजीर आजम, जिसमें सदर, चारों वुजरा आला आपके गवर्नर्स होते हैं, वहां पे तो अकलियत कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं, सोचे भी ना। वो तो नो गो एरिया है हम्म। जहां पे डिसीजन होनी है। तो जो आपके टॉप डिसीजन मेकिंग आपके अदारे हैं, वहां तो आपकी अकलियतों की नुमाइंदगी है ही नहीं। फिर उसके नीचे जरा सा आ जाए तो काबीना, काबीना में आपकी क्या नुमाइंदगी होती है? एक खाना पूरी के लिए एक वजीर कठपुतली मैं इसको कहूंगी बैठा दिया जाता है, जिससे किसी ने पूछा भी नहीं होगा कि भाई तू भी कुछ बोल दे, तू भी कभी अपनी कोई राय दे दे। और खुदा की तरफ से भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हमारे जो ज्यादातर मेजोरिटी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे, वहां गए, वो बेचारे खुद अपने ही एग्जिस्टेंस के लिए पहले तो स्ट्रगल करते रहे।
और स्ट्रगल करनी पड़ती है वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जो सियासी निज़ाम है जो हमें दिया गया है, हमारी सियासी शनाख्त जो है वो नहीं होने की वजह से, बहुत सारी उसके पीछे वजूहात हैं कि हमारी सियासी शनाख्त क्यों नहीं बन सकी। मेरे बहुत सारे जो हमारे मजहबी रहनुमा है वो मेरी इस बात से जो है एजिटेट भी करेंगे और मुझसे शायद इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि हर वक्त हम कहते हैं कि मजहब को और रियासत को अलग होना चाहिए। जब मौलवी सियासत में आते हैं तो कहते हैं जी मौलवियों का सियासत में कोई काम नहीं, लेकिन जब हमारे बिशप साहिबान चोगा पहन के आ जाते तो उनका सारा काम होता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई हमें मत बुलाओ, हमारी सियासी सोच रखने वाले अकमल भट्टी जैसे, तारिक गिल जैसे, आसिया नासिर हैं और बेशुमार हमारे सियासी सोच और जो है विजन रखने वाले लोग हैं, मेहरबानी करके आप उनको बुलाएं और वो सियासी फैसले वो करेंगे। हमारे तो जो बिशप साहिबान और हमारे जो मजहबी जो क्लास है, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने हमें बड़ा जो है ना इस चीज में दिख किया है। और हमारी जो सियासतदान है उनकी तो कोई इज्जत हुई नहीं, क्योंकि जब भी मुल्क में कोई फैसला करना होता है तो सब लोगों की राय ली जाती है, तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाता है, और जब अकलियतों की और बिलखुसूस मसीहों की बारी आए तो हमारे मजहबी जो रहनुमा है उनको बुलाया जाता है। और मजहबी रहनुमाओं ने भी कभी नहीं कहा कि नहीं जी हमारा काम सियासत करना नहीं है, आप हमारी सियासी क्यादत से पूछें। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से जो है हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। हालात पहले भी कुछ उस वक्त भी बहुत अच्छे नहीं थे और अब भी बहुत अच्छे नहीं हैं। उस वक्त भी प्रोसिक्यूशन हो रही थी, अब भी हो रही है, शायद उससे ज्यादा ही केसेस हो रहे होते होंगे, और डे बाय डे दिन ब दिन ये बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे जी भाई जी अकमल तो खुद मेरे ख्याल में फेस करते हैं, जो कोर्ट में होते हैं इनके पास सामने जो केसेस आते होंगे, इनको तो मुझसे ज्यादा चीजें पता होंगी कि पहले जो जी तासुबात थे वो तो आसिया कहीं भी साहबा। नजर आते थे, अब हमें वो तासुबात जी हर जगह पे नजर आते हैं। जी आसिया साहबा, ये जो आज का हमारा मौजू था कि क्या हमारे मसीही नुमाइंदे बाख्तियार हैं, किसी हद तक तो जवाब हमें मिल गया आपकी गुफ्तगू से कि इनके पास इख्तियारात नहीं, कुछ तो सिफारिश से भी कुछ कुछ लाइन में क्यू में लगे होते हैं, या सिस्टम भी हमें नहीं मिला। तो आप, मैं मैं सैमसन वही बताएं, पूछना मैं बताऊं चाहूंगा। आज जो है ना आज के दौर में तो ज्यादा तो सिस्टम इस जिस किस्म का है, जी सिफारिश क्या कह ले क्या कह रहे, आज तो सिफारिश की भी बात नहीं रहेगी। आज तो हाँ। लाइट में रखती है, आज तो जिसके पास जो है ना क्या कहते हैं पैसे का पावर है वो जाके सीट ले सकता है। और हम्म, दूसरी बात ये है कि जी चाहे वो सिर्फ मसीहों की बात नहीं है, वो हमारी हिंदू कम्युनिटी भी ऐसे ही है, वो हम्म, हमारी दूसरी कम्युनिटीज जो अकलियत की है उनके साथ भी यही यही सलूक है। तो बात यह है कि इख्तियार तो यहाँ पर किसी के पास भी नहीं है। क्या हमारा हम्म। अकमल भाई और तारिक भाई मुझसे इत्तेफाक करेंगे, दूसरों के पास भी कोई इख्तियार नहीं है जो हम कहें कि हम अकलियतों के पास इख्तियार नहीं है। बिल्कुल सही बात नहीं, वो जी कभी कभार जो है ना, जिस तरह बिल्कुल बलूचिस्तान से हिंदू थे, पिछली दफा उन्होंने रमजान के ऊपर बड़ी बात की, इस तरह की कई और टॉपिक में जो है ऐसी बात की, लेकिन हमारे नुमाइंदे हमें नजर नहीं आए थे कि इन्होंने कोई शोर ऐसा डाला। ये आपके बाद की बात है, आपने हमेशा आवाज उठाई है। तो तारिक साहब की तरफ जाते हैं, यहाँ पहले अकमल जी साहब की जाते हैं, क्योंकि तारिक साहब भी इलेक्शन का एक हिस्सा हैं। तो अकमल भट्टी साहब, ये जब मेरी बात हो रही थी ये जड़ावाला का केस का, तो बात ये थी कि ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे मसीही नुमाइंदे हैं, ये असरअंदाज हो सकते थे, इसका मोड़ चेंज कर सकते थे। जिस तरह लोगों ने कहा जी सारे के सारे रहा कर दिए गए, सारे के सारे। तो आप क्या कहते हैं फिर इख्तियारात का? तो आपकी गुफ्तगू से ही पता चल जाएगा कि कितने बाख्तियार हैं। जब छोटे छोटे केस में हमारी कोई हेल्प नहीं होती, आप कहीं भी वाकया वहां पे चले जाते हैं, तो उससे उससे यकजहती तो होती है, लेकिन जब आप उन मुजरमों को नहीं पकड़वाते या उनको सजा नहीं होती, कुछ में हुई भी है, ये मैं बिल्कुल नफी नहीं करूंगा। तो अकमल भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे? जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सैमसन भाई आपका और आपके नेटवर्क का मैं शुक्रगुजार हूँ, और कि आपने इस अहम मौजू पे यहाँ पे गुफ्तगू की। और बाजी आसिया नासर ने बड़ी ब्रीफली सारी बैकग्राउंड भी, पाकिस्तान की मिनॉरिटी की सूरत हाल भी, और उस तरह उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी तौर पे जड़ामाला के केस के 16 अगस्त 2023 में ये वाकया होता है, और पहले दिन से मैं वहाँ पे गया, और
फिर मैंने जब ये उसकी जमानतें वगैरह थी दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद में, उसको मैं देखता रहा। और बहुत सारे केस किए बाद में। और मैंने जब देखा स्टार्ट में कि जो बाअसर तंजीमें थी, यानी मजहबी तंजीमें, जिन्होंने ये सानहा रूनुमा करने में जिनका मुतहर्रिक किरदार था, बर्पा करने में मैं कहूँगा, जिन्होंने वो ऐलानात किए, जिन्होंने मोबिलाइज किया लोगों को, जिन्होंने उनको मुश्तल किया और लीड किया, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो शाया हुई। वो तो पहली हमारी क्यादत की यही नाकामी थी कि ये जाके उनको गिरफ्तार कराने में ही नाकाम हुआ। फिर जाके ये अपनी सिर्फ फेसबुक की तस्वीरों के लिए वहां पे बिलाल सलैरी थे तब एसपी साहब, वहां पे जाते थे, बड़े बड़े लोग चाय पी के आ जाते थे यहाँ फैसलाबाद मीटिंग, वो इनकी पुलिस वाले। हालांकि जो एक ट्रायल में बुनियादी जो किरदार अदा करती है वो इन्वेस्टिगेशन है, और इन्वेस्टिगेशन का जुम्मेदार अदारा पुलिस है। और जो पुलिस कलेक्शन ऑफ एविडेंस करती है आईओ का काम है, और यहाँ पे जेआईटी भी बनाई गई। अब जो वो एविडेंस लेके आएंगे वही बेस करेगी, और उसी की बेस पे कोर्ट भी जो है वो डिसीजन करेगी। गवाह कौन से होंगे, रिकवरी कौन सी होगी, जो अक्यूज हैं उनको अरेस्ट करके अगर वो आइडेंटिफाई नहीं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। फिर अगर वो उनका रोल क्या हुआ है, उनसे रिकवरी क्या चीज हुई है, ये सारी चीजें ट्रायल में मैटर करती हैं। और फिर ये इस केस का जो चक्कू मोड़ का केस है, इसको मैं इसका ट्रायल कर रहा था। और मैंने तब भी बार बार इन लोगों से कहा कि आप सिर्फ मीटिंग ना करें, यहाँ पे पुलिस पे प्रेशर डालें, क्योंकि पुलिस जो है वो बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने पकड़े नहीं, फिर बहुत सारे लोग जो पकड़े थे उनको उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बेगुनाह करार दे दिया। अब पीछे वो लोग जो रह गए थे, बच्चे खुचे, जो बेचारे गरीब और पसमानदा थे, जिन्होंने इन्हें पुलिस ने पकड़ पुकड़ के इधर से अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए किया, जिसमें कोई छाबड़ी फरोश है, कोई बेचारा रेडी पे सब्जी बेचने वाला है। अब दो इस केस में दो दो लोग थे, उनका चर्च के सामने घर था, वो पड़ोसी थे, तो वो नेचुरली उनकी वहां पे मौजूदगी बनती थी, उनको उठा लिया। तो बाद में हमारी कम्युनिटी के लोगों ने उनकी पंचायत की, उनकी बेगुनाही साबित की, उन्होंने वहां पे बयान भी दिए। तो वहां पे कुछ ये भी चीजें हैं। फिर हमारी जो मजहबी लीडरशिप है, बाजी ने भी कहा, इनका यहाँ भी बड़ा नेगेटिव किरदार था। एक तो ये सामने खुल के आई नहीं, सिर्फ ये अमदाद इकट्ठी करने जरूर आए हैं। जो 22 चर्च वहां पे जरे 22 चर्चेज में कोई 22 मजहबी रहनुमा अपने चर्च के तकद्दस के लिए, बाइबल मुकद्दस की हुर्मत के लिए खड़े नहीं हुए, लेकिन वहां पे जो अमदादी सामान है वो लेने के लिए ये लिस्टें भी मुरतब करते थे, वहां मौजूद भी रहते थे, सर्वे भी कराते थे, वहां पे लेटर भी देती था उनका दादारा कि ये हमारा नुमाइंदा है, सारी इमदाद इसकी थ्रू से की जाएगी। तो ये गवर्नमेंट के साथ तभी इन्होंने शेक हैंड कर लिया। और फिर बिल्कुल इन्होंने पुलिस पे कोई दबाव नहीं डाला। एक कांस्टेबल भी आता था उसके साथ भी बैठते थे, एक एएसआई आता था उसके साथ भी बैठते थे। तो इन्होंने कोई बिल्कुल ना, इनके पास कोई टीम थी कि जो प्रोफेशनल लोग हों, जो ट्रायल को समझते हो, जो उन फाइलों का मुताला करते। इधर उधर से एनजीओ उठती थी, आके वहां पे अपने नुमाइंदे, अपने बुकला खड़े करती थी और मिल मिला के चले जाते थे। तो उसका यही नतीजा हुआ कि जो अभी तक 3 केसेस का फैसला हुआ है। एक में हमारा जो सब मुकदमा दर्ज हुआ था क्रिश्चियंस के खिलाफ जिसमें ब्लासमी, उसमें उन्होंने सजाए मौत दी। बाकी 2 केसेस का फैसला हो चुका है जहां पे सारे एक्विटल हुए हैं। अभी 3 केसेस चल रहे हैं। वो प्राइवेट का मदई थे हमारे क्रिश्चियन, उनका एक एक दो दो माह बाद उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, तो वो जाके भी फैसले आएंगे और उनमें भी यही नतीजा आने वाला है। तो ये बिल्कुल इनके यहाँ पे इस केस में मैं एक और बात करूं कि यहाँ पे एक हमारे, मैं अब नाम तो नहीं लेता कांग्रीगेशन का, लेकिन उनके मजहबी रहनुमा थे जो उस वक्त चर्च में मौजूद थे। जब गवाही देने की बारी आई तो मैंने कहा कि ये आपकी एविडेंस है तो आप गवाही दे। तो कहता है मैंने तो नहीं देनी, मेरा तो दारा मुझे मना कर रहा है, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे पूछे, मैं तो ये गवाही नहीं दूंगा। तो बिल्कुल उसने इनकार कर दिया गवाही देने के को, फिर हमें मजबूरन उनकी गवाही को कटवाना पड़ा। तो भट्टी ये साहब, उनका। भट्टी साहब, गुफ्तगू असल में ना हमारी शायद इधर उधर ना चली जाए, जड़ा वाला ही ना बन जाए मौजू गुफ्तगू। मैं नाजरीन आपको भी और पैनलिस्ट के में भी इनके भी गोशगुजार करूं कि कुछ लोग इसको चर्चिस के, अलग अलग चर्चिस के जी, एक तरफ चर्च ऑफ पाकिस्तान, एक तरफ कैथलिक चर्च, ये ग्रुपों को तकसीम कर रहे हैं कि जी इन्होंने कमजोर किया इनके शनाख्त। जैसे आप बता रहे हो कि इन्होंने शनाख्त परेड में शनाख्त ही नहीं मुजरमों को की। लेकिन ये तो चले,
लेकिन मैं ये पूछना ये भी अहम चाहूंगा। करना है, ये भी अहम करना है, कोई मतलब जी फादरों या जी पादरियों या कलीसिया के लोगों ने वो जो जी जो जो विक्टिम थे उनको लेके जाते, उनके उन हमारे लोगों ने लिस्टें दी, लेकिन ये उनको जो हमारे लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, जिनकी लिस्टें दी थी, पुलिस ने उनको भी शामिल तफ्तीश नहीं किया, जी उनको भी नामजद नहीं किया। भट्टी साहब, आपके लीडर जो हैं, हेड जो हैं, जिनको आप फॉलो भी कर रहे हैं, शहबाज भट्टी साहब, ठीक है जी ना, वो भी इसी मौजूदा सिस्टम से आए थे। तो मैं ये पूछना ये चाहूंगा कि क्या बा इख्तियार ये हैं नुमाइंदे, क्योंकि 5% कोटा भी उन्हीं की उसी में जाता है, गोल में जाता है, या कोशिशें तो बहुत सारे लोगों की थी लेकिन उन्हीं के जाती है। आप क्या समझते हो कि ये नुमाइंदे जो शहबाज भट्टी साहब के दौर में तो आसिया नासर साहबा भी थी, बड़ा जब उनकी डेथ हुई बड़ा इन्होंने एक कह ले कि असम्बली को हिला दिया था, मैं कहूँगा देखिए। बरमला जी जी। जी। तो आप क्या समझते हो कि ये क्या वो भी तो उसी सिस्टम के तहत थी? चलें पहले मसीही लीडरशिप की बात कर लें। जी जी तो जी। अभी हालिया हालिया में हमारे जो हाँ। मसीह पार्लियामेंटेरियन है वो हम्म। इतने बाख्तियार हैं कि पोप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी हाँ वहां बिल्कुल। पे उनकी नुमाइंदगी, तो अब तो हमारी नुमाइंदगी रही भी नहीं। वहां पे हमारी नुमाइंदगी अब यूसुफ रजा गिलानी साहब करने लग पड़े हैं, वहां पे हम्म हमारी नुमाइंदगी रमेश सिंह अरोड़ा साहब और हमारे जो खील दास कोस्तानी साहब है वो करने। तो मतलब हम्म कोई इस क्या कह सकते हैं कि एक क्रिश्चियन आदमी को इन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि वो मैं जाके वहां पे। जी सैमसंग में एक एक मेरी बात करने दे। मैं उस हम्म दौर के अपने, अभी आप बात करते हैं हालात की, अब आप लीडरशिप की तरफ आए हैं, तो आप हम्म हमेशा कहते हैं ना सिलेक्टेड और इलेक्टेड। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मसला इलेक्टेड और सिलेक्टेड का नहीं है, मसला हम्म है पैशन का, मसला है आपकी कमिटमेंट का। शहबाज भट्टी की कमिटमेंट थी कि वो जब गोजरा का वाकया हुआ है तो वो उन जो डेड बॉडीज उनके साथ वो बैठे रहे थे जब तक एफआईआर नहीं हो गई थी, ऐसा ही था। जी जी अच्छा, बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। तरफ हम उस वक्त जो 10 एमएनए थे, हम एक जगह पे खड़े हुए थे। उस वक्त जब गोजरा का वाकया हुआ था उसके अगले ही दिन मैंने जो पार्लियामेंट में स्पीच की थी, और मैंने कहा था कि हम 2 अगस्त को ब्लैक, सॉरी 11 अगस्त जो कि माइनॉरिटीज डे, हम उसको ब्लैक डे के तौर पे मनाएंगे। तो उसकी वजह से पूरी पार्लियामेंट और पूरी गवर्नमेंट में हलचल थी कि क्रिश्चियंस ने इसको ब्लैक डे अनाउंस कर दिया, और सब ने उसको ब्लैक डे अनाउंस कर दिया था। तो आप यकीन करें कि तीसरे ही दिन यूसुफ रजा गिलानी अपना जो उनका पर्सनल एयरक्राफ्ट है उसमें मुझे और शहबाज भट्टी को लेके गोजरा गए थे, और वहां पर जाकर उन्होंने ऐलान किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे घर मुझे जो है वो तैयार चाहिए, और ऐसा ही हुआ था। तो देखिए वो बात है कमिटमेंट की। उसके बाद जो आप कह रहे हैं 5% की, 2002 में सबसे पहले मैंने पार्लियामेंट में ये अपने 5% कोटे की आवाज उठाई थी कि हमें, मेरे अल्फाज थे, आज भी मेरी स्पीच निकालें आप वहाँ के लाइब्रेरी से आपको मिल जाएगी। मैंने ये कहा था कि जहाँ पे अकलियतों की तरक्की का राज है, यानी कि प्रोफेशनल और जो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ और जॉब्स हैं, वहाँ पे आप हमें कहते हैं कि मेरिट पे आए, और जहाँ पे हम मेरिट पे आना चाहते हैं, यानी पार्लियामेंट, पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम अदारा पार्लियामेंट, वहां पे आपने हमारे लिए कोटा मुख्तस कर दिया है। तो आप हमें बता दें कि अकलीतों के लिए एक ही पॉलिसी हो, या मेरिट या कोटा। या तो हमें पार्लियामेंट में भी आप मेरिट पे के मेरिट पे वोट लेकर आए, तो या फिर वहां पे भी हमारे लिए कोटा मुख्तस करें। और उसके बाद पार्लियामेंट गवाह है, मैं कहूंगी कि पार्लियामेंट गवाह है कि कोई ऐसी स्पीच, कोई ऐसा बजट कोई नहीं था जब मैंने 5% कोटे की बात ना की हो। और मैं सारा क्रेडिट शहबाज भट्टी को देती हूँ क्योंकि ही हैज पेड द अल्टीमेट प्राइस। और जब 2008 में शहबाज भट्टी आए तो मैंने उनसे कहा कि ब्लेस्फेमी और इन सब चीजों से पहले ये जरूरी है, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से काबीना से ये पास करवाया था। हम 10 के 10 मेंबर्स यूसुफ रजा गिलानी के पास गए थे कि हमें 5% कोटा चाहिए, और शहबाज भट्टी ने इसको कैबिनेट में रखा था। उस वक्त कैबिनेट में भी बहुत मुखालफत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद शहबाज भट्टी ने गवर्नमेंट से ये मंजूर करवाया था, क्योंकि हम सब 10 पार्लियामेंटेरियंस एक जगह पे उसके पीछे खड़े थे, और उसको पता था कि पीछे बोलने वाले लोग भी हैं पार्लियामेंट में। सॉरी टू से आज तो मुझे हमारी पार्लियामेंट, हमारी कम्युनिटी बिल्कुल यतीम नजर आती है। कोई नुमाइंदगी, कोई एक नुमाइंदा बता दे कौमी असेंबली या सूबाई असेंबलियों में हो। वैसे ही मसीहों की तादाद तो अब बहुत कम रह गई है। अब पार्ली कौमी असेंबली में 10 में से सब 2 क्रिश्चियन है, बलोचिस्तान में कोई एक भी क्रिश्चियन नहीं है, जी जी। सिंध में 9 में से सिर्फ एक क्रिश्चियन है, केपीके में भी में मेरे ख्याल एक शायद एक है। क्रिश्चियन है, एक है। एक है, और पंजाब में है। तो आप हम्म बताएं, पहले तो हमारी तादाद ही बहुत बतदरीज, हमें एक उसको कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव डिसमिजल के हम्म तहत हमें फारग किया जा रहा है। और दूसरी जो मैंने आपको वजह बता दी है कि अब सिर्फ पैसा चलता है,
और हमारे क्रिश्चियंस के पास तो इतना है नहीं है। और दूसरी तरफ पंजाब में अगर हैं तो सॉरी टू से, मेरी नून लीग के भाई शायद मुझसे नाराज हो या कुछ हो, आप मेरी सारी स्पीचेस उठा के देख लें। यकीनन मेरा जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक है और आज भी है अपनी जमात के, उन्हीं की, अब मैं पूरे पाकिस्तान की, उन्होंने मुझे माइनॉरिटीज का कन्वीनियर भी बनाया है। लेकिन मैंने जहां हक की बात है, हक की बात की है, बिला वजह हर वक्त अपनी पार्टी की जो है ना, मैंने खुशामद नहीं की है। सॉरी टू से, पीपल्स पार्टी और सॉरी पीटीआई और हमारे जो नून के हमारे मसीही एमएनएज हैं, उनकी बात अपनी जमात से शुरू होकर जमात पे ही खत्म हो जाती है। बीच में उन्होंने कभी अपनी अकलियत की कोई बात नहीं की। किसी ने की है तो आप मुझे बता दें। जी जी, आप मैं बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तनकीद नहीं करना चाहती, मैं जी बड़े अरसे से देख रही हूँ, 8 साल से पार्लियामेंट से बाहर हूँ। लेकिन वो एक जो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट में एक नजर आता था, लोगों की उम्मीद होती थी कि शहबाज भट्टी है, अब कोई वाकया होगा तो आसिया नासर बोलेगी, अब कोई वाकया होगा तो कोई ना कोई कहीं से बोल पड़ेगा। अब तो हमें कोई किसी किस्म की कहीं से उम्मीद नजर ही नहीं आती है। भट्टी साहब, आप बता रहे थे कुछ। जी जी, मैं यही कह रहा था कि मतलब कहाँ का इख्तियार, जिस तरह आसिया बहन ने दिया और सारा कुछ बता दिया, बस ये जी बेख्तियार लोगों का पपट लीडरशिप। आई एम वेरी सॉरी टू से कि इस निज़ाम ने ज्यादातर पपट लीडरशिप जो है वो प्रमोट की है, और उसी का खमियाजा है कि ये अपने 5 साल जब ये पार्लियामेंट में होते हैं, अगले 5 साल को पक्का करने के लिए सारा दिन सारा हर हर वक्त जो है वो अपनी पार्टी की खुशनुदी के लिए सर्व करते हैं। और मैंने देखा है कि जो पहुंच भी जाते हैं, वो रिजर्व सीट पे इतना इनके ऊपर प्रेशर होता है कि ये अपना तरक्याती बाज़ का फंड भी जो है वो जो इनको प्रमोट करने वाले होते हैं उनके हलकों में ही लगा देते हैं। यहाँ बाजुकान तक भी और उनके, अक्सर, हाँ जी बाजुकान जी, भी अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये और हमारे लोग इस काम से भी महरूम रह जाते हैं। मैंने अच्छा, मतलब वो ये अगर हम कहें कि हकीकी लीडरशिप, देखो ना, बात हो रही थी शहबाज भट्टी साहब की, आसिया नासर साहबा की, अपने दौर की। अगर उनके अंदर नए जो आते हैं उनके अंदर एक ट्रेनिंग नहीं, एक उनके लीडरशिप वाला आंसर नहीं है, तो फिर जाहिर है कि फिर वो कठपुतली तो होंगी। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि ये हम्म जो लोग हैं, बाजी हैं या कायदे तरीक शहबाज भट्टी साहब थे, उनकी फॉर्मेशन थी, उनकी हम्म बैकग्राउंड थी, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी। शहबाज भट्टी साहब वो मिनॉरिटी विंग का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने अलायंस किया था और उनकी एक हम्म अपनी शनाख्त थी, एक पॉलिटिकल विजन के साथ, एक तहरीक के साथ वो शामिल हुए थे, तो इसलिए वो तो कर पाए। अब ये जो बेचारे, पता नहीं ना इनकी कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है, पता नहीं किस चोर दरवाजे से आ जाते हैं। हम सारे लोग हैरान हो जाते हैं अचानक के, किसी का नाम भी हम पहली दफा ही जाके वहां सुनते हैं जी ये फलां पहुंच गए हैं, तो हमें फिर मानना पड़ता है। तो ये लोग तो बेचारे कुछ नहीं करेंगे। अब जो सारा अपना, बाद में जिस तरह बाजी ने कहा कि जिनकी जिनका जीना मरना उनकी लीडरशिप की खुशनुदी है, सारा दिन चाहे रात चाय पलूसी में उनकी सरफ हो जाती है, तो क्या उन्होंने कौम के लिए करना है। तो आई एम वेरी सॉरी, खुदा करे कि इस सिस्टम में, क्योंकि ये जो मौजूदा प्रिपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ये उन मुल्कों में कामयाब है जहाँ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं। तो हम्म यहाँ पे जो हमारी बड़ी जमहूरी पार्टी हैं वहां तो इलेक्शन होते ही नहीं है उनमें। हाँ, अगर यहाँ पार्टीज में इलेक्शन होते तो जो ये लोग थे जो इलेक्ट होके आते विद इन अ पार्टी, इनकी कोई वर्थ होती तो फिर शायद ये कोई किरदार अदा कर से ये सिस्टम कामयाब होता। क्योंकि यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, इसलिए ये सिस्टम जो है ये मतलब 60 खवातीन की सीटें और 10 अकलियत की 70 सीटें जो है, समझ लें कि ये खरात में बढ़ जाती हैं। जी भट्टी साहब, तारिक साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि ये नून लीग के भी हैं और नाज़म भी रह चुके हैं, इनके एक्सपीरियंस है। इनकी मिसेज भी या एमपीए थी या एमएनए थी, रह जी, नहीं, चुकी हैं। एमपी, शाजिया साहिबा एमपी थे। शाजिया, शाजिया तारिक। शादिया था। तो ये जी जी। ये आपने सुन लिया ना सारा कुछ। आप क्या कहते हैं कि ये वाकई, आपको मैंने देखा कि आप सियालकोट का समड़ियाल का इलेक्शन था, बड़े पेश पेश थे आप, ठीक है ना? आप बड़े बड़े जिमनी इलेक्शन में बड़े पेश थे, वैसे भी बड़े पेश, आप जेब से भी लगाते हैं। आप जरा बताइएगा कि क्या आपको नजर आता है कि आपकी, अगर आप मुंतखब हो जाते हैं, अभी आपका नाम आ जाता है जैसा आपको उम्मीद है, तो आप ये जो बाख्तियार बेख्तियार वाला क्या जवाब देंगे? अभी अभी क्या कहेंगे आप? अच्छा सर, बात यह है कि जैसे बाजी ने भी बातचीत की है, बड़ी उन्होंने थारोली बात की है, बिल्कुल ऐसा जैसे वो कह रही है ऐसा ही है। लेकिन अब करें क्या? वो कहते हैं ना कि डू एंड रोम एज द रोमन्स डू। अब जिस तरह का सिस्टम हमें दिया गया है, जैसे बाजी ने पहले बात की है कि हमें तो उस फैसला साजी में शामिल नहीं किया गया। हमसे किसी ने नहीं पूछा कि वो सेपरेट इलेक्शन आपके लिए ठीक था, ये जॉइंट आपके लिए ठीक है। जैसे हमारे ऊपर एक चीज हमें हमारे ऊपर डाल दी गई और हम उसको मान रहे हैं।
अब क्या करें कि जिस तरह का सिस्टम है उसमें हम करें क्या। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 97 में ये सेपरेट इलेक्शन में मैंने इलेक्शन लड़ा था, जो आखिरी इलेक्शन था 97 वाला। आपको पता ना कि 85, 88 और 90 और 93 और 97 वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में था हाँ, वो। 2000 तक उसके बाद खत्म हो गया था। 2002 फिर 2000, जी 2002, 2008, फिर 13 हम्म। और 18 और ये 24, 5 इलेक्शन ये और 5 तकरीबन वो हो गए। तो मैंने तो वो इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद फिर मैं मेंबर जिला कौंसल रहा, फिर नाजम का इलेक्शन 2 दफा लड़ा, फिर चेयरमैन भी छोटा बड़ा भाई हुआ, मैं नाजम बना, फिर मेरी वाइफ को भी एमपीए बनाया गया, 3-4 दफा मैं नामजद भी हुआ एमएनए के लिए, तो अब भी हूँ, पिछली दफा भी था। इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो भी सिस्टम हमें मिला हम करें, फिर क्या, अब क्या करें, हम छोड़ दें। जो सीटें हमें मिल रही हैं उसके लिए हमें फिर स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। जहां तक इख्तियारात की बात है, बात तो ठीक है, बाजी ने भी ठीक है, बड़ी साहब भी ठीक फरमा रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब करें क्या। अब जो कुछ हमें मुयस्सर है वो उसमें ही हमें इक्तफा नहीं, करना जरूरत पड़ेगा। जरूरत और वाली बात वैसे तो हो जो, सकती है ना, जरूरत तो हो सकती है कि नहीं, नहीं जैसे सर, देखो ना जी, जरूरत जरूरत तो पैदा की अच्छा जाए देखें, जी। साहब मैं आपको बताता हूँ। हम्म। जैसे अभी ना देखें भट्टी साहब थे ना, शहबाज भट्टी साहब, हम्म। देखें जब वो एमएनए बने थे तो वाकई वो जरा मुख्तलिफ किस्म के बंदे थे, उनका जो ग्रोन अप था, उन्होंने खुद सियासत की थी, वो वाकई किसी विंग के मेंबर नहीं थे। वैसे मैं भी किसी विंग का मेंबर नहीं रहा। अब हमारा, क्योंकि मियाँ साहब ने आना था तो बीबी ने हमारे लिए एक विंग बना दिया, हम भी उसमें शामिल हो गए, वरना मैं भी हमेशा जो है ना वो मेन स्ट्रीम में रहे हैं, मैं कभी किसी विंग में शामिल नहीं रहा हूँ। तो ये बात ठीक है, जो विंग में लोग होते हैं वो बेचारे फंसे होते हैं, मतलब ज़्यादा विंग में जो जो उनके सुपीरियर होते हैं उनकी बात माननी पड़ती है। अब ये कि जहां तक एक एमएनए बनता है, जैसे बाजी बनी है, 3 दफा बनी है, तो ज़्यादा एमएनए को जो इख्तियारात हैं, जैसे वो वोट कास्ट करते हैं, वो तकरीर करने का हक है, उनको जो तनख्वाहें मिलती हैं, जो उनका प्रोरेगेटिव है वो तो उनको मिलता है। लेकिन ये कि वो जो हम चाहते हैं, जो हमारे मसीही लोगों को चाहिए होता है, जो जो नुमाइंदों में वो देखना चाहते हैं, वो नजर नहीं आता। वैसे मैं महसूस करता हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस तरह हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, अब हमारे जो भी इख्तियारात हैं, मैं तो उस इख्तियार की बात करूंगा, मैं तो उस चीज की बात करूंगा जो आइन में कुछ तब्दीली हो सके। मिसाल के तौर पे हमारा आइन जो है वो सिर्फ ये कहता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मुसलमान हो सकता है, और हम जो अब तो बल्कि 18वीं तरमीम में हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी मसीह नहीं हो सकता। बेसिकली तो ये आइन जो हमारा है वो ही हमें पहले दूसरे दर्जे का शहरी बना देता है। मैं तो कहता हूँ कि हमारी स्ट्रगल ये होनी चाहिए कि पहले हमें पाकिस्तानी तो बनाए, जैसे ये बाजी ने कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम मसीह, हमारे मुसलमान भाई तो इस खित्ते में 711-12 ईस्वी में आए थे, तो मसीह तो यहाँ पे पहली सदी ईस्वी में यहाँ पे आए थे। जैसे बाजी ने पहले कहा, वो उनकी बात को मुझे कोट करना पड़ रहा है कि हम कोई मांगे तांगे के नहीं है, हमें किसी ने कोई यहाँ पे कोई खरीदा नहीं है, हम कोई माइग्रेट होकर यहाँ पे नहीं आए, ये हमारा खित्ता है, ये हमारी मट्टी है, हम इस मट्टी के बच्चे हैं, इस मट्टी के बेटे हैं। इसलिए हमें पहले तो आइन के लिए बात करनी चाहिए कि हमारा आइन जो है हमारे उसमें इक्वल राइट होने चाहिए। बाकी बातें तो बाद की हैं, तो उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अगर हम एमएनए बने, हमें पार्लियामेंट में जाने का मौका मिले, किसी को भी, जैसे जो भी बनता है, कोई सेनेट में जाता है, कोई एमएनए बनता है, तो हमें इस पे स्ट्रगल करनी चाहिए। अगर ये कुछ चेंज आ जाए तो शायद हमारे इख्तियारात भी हो जाए, हमें कोई पूछे भी। अब जहां तक पार्टियों की बात है, वजाहत तो ठीक है, पार्टियां रिस्पेक्ट तो देती हैं, लेकिन ये जो हालिया वाकया आया है, जैसे कि ये हमारा इटली में जो हमारा एक मजहबी, हमारी एक सरमनी थी, उसमें डेफिनेटली मसीहों को जाना चाहिए था। तो हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई गए, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे वो भी भाई हैं, हमें उनसे जाती कोई रंजिश नहीं है उनकी, वो भी आए बेशक, लेकिन उनको भी आप एमएनए बनाएं, उनको भी आप वजीर मशीर बनाएं, लेकिन जहां पे मसीहों का इस्तेकाक है उसको मजरू तो नहीं होना चाहिए। जी। अब हमारे जो मसीह हैं वाकई बहुत परेशान है, सब ये बात करते हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो चूंकि मैं भी नून लीग का हूँ, मेरी पार्टी ने ये किया है, ज़ाहिर है मैं मतलब मियाँ शहबाज शरीफ की पार्टी का हूँ, तो ये मैं भी एक तरह से नून लीग का हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मुझे भी आवाज उठानी चाहिए, और मैं ये बात उठाता भी, मैं ये बात करता भी हूँ पार्टी में। अब चूंकि यहाँ पे ये लंबी चौड़ी बात मैं कर नहीं सकता कि मैं पार्टी में जहां तक मुझे मौका मिलता है बात करने का, तो जरूर मैंने ये बात की है मैंने। तो बात यह है कि जो इख्तियारात हमें हैं वो तो ठीक है, आइडियल तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें। हमारे दूसरे जो एमएनए एमपी है, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, मुझे तो वो भी बेख्तियार नजर आते हैं। ये बाजी मुझसे इत्तेफाक करेंगे, जो कुछ ऊपर होता है, जो बड़े लीडर करते हैं, छोटों को वही मानना पड़ता है।
लेकिन हमारे मसाइल मुख्तलिफ है हमारे मुसलमान भाइयों से। हमारे तारिक साहब, हम चूंकि डिप्रेस्ड हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमें ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत है। हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसके लिए हमें ज्यादा आवाज की जरूरत है, ज्यादा जरूरतमंद होना चाहिए हमें। ये बात तारिक बिल्कुल साहब, दुरुस्त है। तारिक साहब, फेलबूस, बाबा फेलबूस ने 2 दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने कहा जी पंजाब में जो है वो तादाद भी ज्यादा, मसाइल भी ज्यादा है, मसीहों के तादाद भी ज्यादा, मसाइल भी ज्यादा है। अब आप देखें, अब जैसे सेनेट से भी पास हो के आ गया, सदर ने भी पास कर दिया 18 साल की उम्र से कम उम्र की शादी। तो अब आप मेन स्ट्रीम में भी हो, क्या इन्होंने कोई ऐसा उठाया कि पंजाब में भी ये कानून पास हो जाए? तो हम तो फिर इसका मतलब है बाख्तियार तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ही बेख्तियार है। अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जो 18 साल वाली बात, वो तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। वो सिर्फ मसीहों का नहीं, ठीक है, मसीहों का हमारा जो नहीं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, वोट्स एक्ट के हिसाब फायदा से वो किसी तो ठीक है। सर किसी मेरी हद तक सर देखें, मेरी रिक्वेस्ट होगी। किसी हद तक मिनार्टी सेफ होती है। हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक बेहतरी आए, लेकिन पंजाब को भी कुछ ना कुछ मूवमेंट तो कोई चलाएगा तो फिर ही होगा ना। पंजाब में ज्यादा नुकसान हो रहा है। सर वो जी। आप ठीक कह रहे हैं। वो हम्म। अकमल भट्टी साहब ये चीज को समझते हैं। वो तो पूरे हम्म। पाकिस्तान का मसला है। और जैसे सिंध ने कर दिया 18 साल, अगर हम्म। कौमी असम्बली में हो गया, पूरे पाकिस्तान में हो गया, सेनेट में भी हम्म। इंशाल्लाह अगर पास होके ऊपर आया तो सदर साहब ने साइन कर दिए हैं, हम्म। वो तो डेफिनेटली पंजाब में भी हो जाएगा। और वो उसका हम्म। फायदा सिर्फ मसीहों को नहीं, अपने मुसलमान भाइयों को भी है। वो तो अच्छा, सबके लिए एक 18 साल हो एक गया। ये छोटी सी मुझे मैं छोटी सी समझता हूँ कि बात। ये अगर देखा जाए हिस्ट्री में तो तारक भाई अगर माइंड नहीं करेंगे तो नून लीग का थोड़ा सा पंजाब की पॉलिसी फर्क है और फेडरल पॉलिसी फर्क है। अब ये देखिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए थे जो जी ये जी। तरमीम जो की थी। अब फेडरल में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है लेकिन पंजाब में नहीं उन्होंने बनाए। तो इसी तरह मतलब इस्लामाबाद के हद तक ये मैरिज एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट की है, पंजाब में नहीं की। तो थोड़ा सा इसको मतलब इन लाइन रखना चाहिए कि जो पॉलिसी फेडरल में भी इनकी गवर्नमेंट है यहाँ पे पंजाब में भी, तो यहाँ पे जो पॉलिसी ऊपर वजह की जाती है उसको वो नीचे भी बिल्कुल उसी तरह लेके आना चाहिए। सर आप मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में जी अच्छा जी मैं बताता हूँ। असल में ये है कि जो भी कानून साजी होती है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी अपनी कानून साजी खुद करें। लेकिन उसमें एक ये भी है कि वफाक जब कोई भी कानून साजी कर लेता है तो कोई दो सूबे जो है रेजोल्यूशन अगर वो ले आते हैं तो उसको सूबों पे ये लाजम हो जाता है कि वो उसको लें। और मेरे ख्याल में शायद पंजाब ने 2-3 दिन पहले, आप शायद मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, कि शायद उन्होंने कुछ इसका ऐसा कर दिया है 18 साल वाला। जी जी। पूरी तरह अच्छा नोट। बाजी, मैं ना अपना जी। सांसद साहब, मैं एक बात और आपसे करना चाह हम्म। रहा हूँ। मैं बाजी के सामने भी फायदा उठाना चाह रहा हूँ। हम्म। अब देखें, हमारे जो हमारी नुमाइंदगी है ना कौमी असम्बली में, वो वाला काम क्यों हो रही है? मैं अपनी पार्टी से भी मेरा ये गिला है, और मैं ये ओपन, देखें ओपन फोरम है, इसमें मैं बात कर रहा हम्म। हूँ, कोई भी ये सुन ले, मुझे इसमें कोई कदर नहीं। और मैंने 180H में भी ये आवाज उठाई थी। उसमें बाजी अनोशा रहमान साहबा थी, उसमें हमारी रहीला खादम साहबा थी, और बहुत से हमारे लीडर भी थे नून लीग के, हमारे मसीह भी बहुत नुमाइंदे थे। मैंने उसमें भी ये बात की थी कि 2018 में हमारी नून लीग को 2 सीटें मिली थी उनके कोटे के हिसाब से, सब्जेक्ट टू द विनिंग पोजीशन ऑफ द पार्टी। 2 सीटें मिली, और दोनों के दोनों हमारे हिंदू भाई रख लिए। और अब इस दफा हमें 4 सीटें मिली हैं। 4 में हमारे 2 हिंदू भाई हैं, और एक हमारे पारसी भाई हैं जिनका कोई वोट नहीं है, और एक हमारे मसीह हैं, और 5वें नंबर पे भी हमारी हिंदू बहन है। ठीक है। अब देखे, मैं तो सीधा सीधा ये बात करता हूँ। मैं तो अपनी पार्टी में मैंने बात की है कि ये तो ऐसा ही है कि मੱਝ ਨੂੰ पट्ठे हंसा पाने ने तो दुध किसी और ने पीना है। मतलब मैं तो इस यहां तक मैंने बात की थी कि ये तो सरासर ज्यादती है कि सिंध में एक भी सीट जो है वो नून लीग की नहीं है। इवन के कोई पीपी की सीट भी नहीं है सिंध में, कोई एमपीए भी नहीं नून लीग का। मैंने तो दूर की बात है, सारी की सारी जो हमारी पार्टी है वो पंजाब बेस्ड है। सारे के सारे हमारे एमएनए जो है, हमारी नून लीग पंजाब से जीतती है। लेकिन यहाँ पे मसीहों का एक नुमाइंदा हमें एक एमएनए दिए गए हैं, वो हमारे डॉक्टर नेल्सन साहब दिए गए हैं, जबकि हमारी नुमाइंदगी ज्यादा बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे कोई हिंदुओं से या सिख भाइयों से कोई दुश्मनी है, उनको भी नुमाइंदगी दें भाई। उनकी उस तरह की नुमाइंदगी दे जितनी वो सीटें जीतते हैं। अब जितने हमारे वोट कास्ट होते हैं, वोट तो हमारे कास्ट हुए और सीटें दूसरों को मिल गई, इसलिए कौमी असम्बली में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। अब या तो कोई इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि कम से कम हमारे सीटें बढ़ाई जाएं, ताकि हमारी पंजाब के सब्जेक्ट टू द वोट्स, जैसे पंजाब में पंजाब असम्बली में हमारे मसीहों के ज्यादा वो बनते हैं वोट, इसी मैं तरह तारिक ज्यादा भाई, हमारी सीटें हैं। इसमें ना हमारे साथ एक बड़ी ज्यादती हुई है।
वो ये हुआ है कि जी हमारे जो शुमारियात के वजीर थे वो उस वक्त थे जब सेंसिस हुआ है पिछला हमारा, उसमें हमारी मसीहों की तादाद कम करके हिंदुओं को ज्यादा कर दिया गया, जो हकीकत ऐसी नहीं है। अकमल भाई भी मुझसे हाँ करेंगे, मैं चीखती बिल्कुल। रहेगी। और आखिरी दिन था 2018 में, जो आखिरी सेशन चल रहा था, जब सेंसिस के रिजल्ट पब्लिश हुए और अकलियत के रिजल्ट पब्लिश नहीं हुए थे, हर सियासी जमात ने तकरीर की थी और उसने कहा था कि हम इस सेंसिस को नहीं मानते। और मेरे रिकॉर्ड है, मेरी आखिरी स्पीच है, मैंने कहा था कि जी हम अकलियत के लोग बिलखुसूस मसीह इस सेंसिस को बिल्कुल नहीं मानते, जी कि ये बिल्कुल झूठ है और हमें आपने सही नहीं गिना, हमारे लोगों को सही नहीं गिना गया और हमारी आबादी को कम करके दिखाया गया है, जिसकी वजह से हिंदुओं को हम पे बर्तरी दी गई है। और इसमें एक मैं तो नाम भी लूंगी, डॉक्टर रमेश वंखवानी, उनका बड़ा ही नेगेटिव इसमें उन्होंने किया कि हर जगह पे उन्होंने इस चीज को, झूठ को कर करके उन्होंने इस चीज का गवर्नमेंट को जो है कायल कर लिया कि जी हमारी आबादी जो है वो ज्यादा है। सबसे पहले तो हमें सेंसिस पे अपने काम करने की जरूरत है। इसमें फिर मैं आऊंगी कि हमारा चर्च इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है कि अगर किसी तरीके से हम खुद अपनी सेंसिस अगर कंडक्ट कर ले तो हमारे पास जो है वो हकीकी नंबर आ सकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, चर्च ठीक कह रही हैं लीडरशिप सेंसस में होगी तो सेंसस करवाएंगे ना। हाँ जी। आप। असल में ना वो जो प्रोपोर्शनल जो है मुतनासिब नुमाइंदगी वाला भी चक्कर अब नहीं रहा, वो वाला भी बस खत्म है मर्जी से। जैसे अब बलूचिस्तान में देख लो, अब क्रिश्चियन की कोई नुमाइंदगी नहीं है। अब वो जो, मैं अफसोस के साथ कहूँगा, आसिया साहबा बड़े शोर डालते थे जब हमारा एक नुमाइंदा था, ये नहीं कुछ करते वो नहीं है, अब हमारी नुमाइंदगी नहीं है, अब वो भी चुप हो गया जो हमारे मसीही वहाँ के लोग थे। आसिया साहबा, अब मुख्तसर ही मैं चाहूँगा कि आप इसका हल क्या सोचती हैं, क्या हल क्या हो? जो लोग भी कह रहे हैं हमारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे नुमाइंदे तो नजर आ रहे हैं कि बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं, सिर्फ नजर आ रहे हैं बड़े मुतहरिक, तो ये हल क्या है? मैं समझ साहब हल इसका जो है ना, हाँ, हल जी। इसका ये है कि मैं एकदम सोच रही थी, फेसबुक में देखती हूँ, आप सब भी फेसबुक पे मुतरक हैं, हम सब भाग रहे हैं और भाग रहे हम गोल गोल हैं, ऐसा ही है। चाहे मजहबी है, चाहे सियासी है, चाहे डेवलपिंग सेक्टर है, हर कोई अपनी जंग में लगा हुआ है, अपनी हाँ, तगदो में लगा हुआ जी है। जी। और हमारी जो असल जो हमारे मसाइल है ना, उनका कहीं हमें जो है तस्करा या वो नजर नहीं आ रहा। अब मसला ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये सारे मसाइल हैं, अब तो पाकिस्तान का जो सियासी डायमेंशन है वो ही टोटली तब्दील हो गया है, अब वो डायमेंशन रह ही नहीं गया। पार्लियामेंट में जो बैठे हैं वो आपके लीडर नहीं है, वो आपके नुमाइंदगान है। लीडर वो है जो सामने बैठे हैं, जो हाँ, बिल्कुल। अदालतों में भी जा रहे हैं, जो पीछे जो है पार्लियामेंट में ना होने के बावजूद भी आज भी अपने लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों का दर्द रख रहे हैं और काम कर रहे हैं। लोगों को मेरे ख्याल में अब जो हमारे मसीही लोग हैं उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि जी अगर मुझसे ज्यादा किसी में अहलियत है तो मैं उसको अपना लीडर तस्लीम करूं। सबसे बड़ी तो हमारी कम्युनिटी की खामी है, हम किसी को मानते नहीं है। बिल्कुल फिर ऐसे ही उसके है। बाद हमें सियासी और मजहबी क़यादत को अलग करना पड़ेगा। ये एक, सबसे पहले तो हम ये करेंगे तो फिर आपकी जो हकीकी जो लीडरशिप है वो आएगी। या तो फिर टोटल सियासी जो हमारी मजहबी लीडरशिप है वही ले ले, वही एमएनए एमपी सेनेटर बने, हमें माफ करें, हम अपने काम खुद कर लें। ऐसा ही है अकमल भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो करें। अब ये आधा तीतर आधा बटेर, फिर पूरी तरह सामने भी नहीं आना, खुल के बात भी नहीं करनी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होनी है तो हुकूमत की हामी में बोलनी है, यस मैन बन के उनके जी हजूर जी, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे तो। जड़ा आसिया वाला जाके, मैं दूसरे दिन जड़ा वाले की वहां जो मैंने शो देखा और देखा, वो लोग अपनी सारी जो है ना वो करके, जिन्होंने करना था अपने फायदे उठा के चले गए, और पीछे जो है ना कोई उनकी दाद रसी वाला नहीं था। फिर ऐसे ऐसे फेक केसेस हमने देखे, वो जो एक फायरिंग वाला मसला हुआ, जी मतलब हमारे ही लोग, मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को बैठे बैठाए पता नहीं क्या होता है कि कोई अच्छा भला कोई मामला अगर कोई ठीक कर रहा है, कोई उसकी जो है पैरवी कर रहा है, तो नहीं 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 नहीं, हम खुद जाके जब तक उसको खराब नहीं कर लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी कौम का मसला जो है ना वो जहनी है। जब तक हम जहनी पुख्तगी का हल नहीं होगा, मैं समझती हूँ कि मुझे खुदावन ने 3 दफा मौका दिया, मोर देन इनफ। मैं समझती हूँ कि अब और लोगों को मौका मिलना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि जो दूसरे लोग आए, मैं तो यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझसे ज्यादा परफॉर्म करें और मुझसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के करें। तो मेरे ख्याल में हमें अच्छा जो बाजी, सियासी क़यादत है उसको इकट्ठा बैठना पड़ेगा।
अकमल भाई आपको, तारिक भाई आपको, जो कि सही मायनों में सियासी एक सफर करके आए हैं ना, हम सब एक सियासी सफर करके आए हैं। सैमसन जावेद साहब को पता है कि हम बचपन से ही इलेक्शन करते आए हैं, सारा देखते आए हैं, जी जी। जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो है गवा दी हैं, और जिनके ना दिमाग में एक क्या कहते हैं, मैं कीड़ा ही कहूंगी, है सियासत का। वो ही लोग हैं जो आगे चल के अपनी कौम की बात और कौम का कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी। अकमल भट्टी साहब, आपके जी पास जी। क्या फार्मूला, ऐसा कोई है फार्मूला के एक तो मैं इन्होंने आसिया साहबा ने, मैं थोड़ा सा उसको साथ साथ सम अप भी करता जाऊं कि मजहबी लीडरशिप अलग होनी चाहिए, उनको वो अपने मजहबी कर ले तो बहुत अच्छा है, जी लेकिन जी एक बिल्कुल। बात नहीं आपने कही कि हर बंदा जो है, हर बंदा टिक लीडर है। टैकर भी हो गया है, हर बंदा वो बैठा अपना मोबाइल पे बता भी रहा है। हर बंदा एक चैनल बन गया, जो चैनल है उनको भी उन्होंने बस तहस नहस कर असल दिया में हुआ है। दो जी। चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस तरह हम्म, बाजी ने कहा कि डायमेंशन ही चेंज हो गई है पॉलिटिक्स की, अब तो वजीर आजम भी उस इस तरह का इख्तियार नहीं रखता, वो भी अकेला कहीं नहीं जा सकता बड़े लोगों को जब तक ऑन बोर्ड ना, तैयारे में ना बिठाया जाए। तो हम्म, यही फार्मूला हमारे लोगों में भी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग डाले गए हैं कौम के अंदर, जिनको रसाई दी गई बड़े बड़े लोगों तक, जिनकी मीटिंग्स अरेंज की गई, और वही लोग हैं जिन्होंने जड़ावाला में भी घटिया किरदार अदा किया, जो हर जगह ही करते हैं। जो बाजी कह रही है कि आम लोग तो उनकी तरफ देख रहे हैं, उन लोगों का नाम, मतलब उस लीडरशिप का नाम हम बार बार ले रहे हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं। जो आम सतह पे ग्रास रूट लेवल का मसीह है वो उनकी तरफ देख रहा है। क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने 76 साल में कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ऐसी मजबूत तहरीक पैदा ही नहीं की जो पैरेलल रिलीजियस लीडरशिप के सामने खड़ी होके, अगर शहबाज भट्टी साहब पैदा हुए थे तो उनको असैसिनेट जल्दी ही कर दिया गया था। इसलिए आज भी एक लोकल बंदे को अगर उसने भागना है तो उसने पादरी साहब के पास जाना है, उसने फादर साहब के पास जाना है, उसने बिशप साहब के जाना है। उसको पता ही नहीं है कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल मसाइल हल करने के लिए कोई फोरम है। तो सबसे बड़ी ये पॉलिटिकल लीडरशिप की नाकामी है कि हम पैरेलल एक सिस्टम खड़ा नहीं करके दे सके चर्च लीडरशिप के अगेंस्ट। इसलिए, और दूसरे नंबर पे हमारी जो पॉलिटिकल हरारकी है मुल्क की, उन्होंने कारों गाड़ियों में कोठियों में हमेशा मजहबी लीडरशिप को देखा है। आम मसीहों को तो उन्होंने सड़क पे या सीवरमैन या सड़क पे खाकरो भी देखा है। तो उनकी मेंटेलिटी, जिनके स्कूल थे वो कॉन्वेंट स्कूलों में जाते थे तो हैबिट वालों को देखते थे, वो बड़े अदारों में जाते थे तो चर्च लीडरशिप को देखते थे। तो आज उनकी वो मेंटेलिटी आज भी उसी तरह की उसी तरह, वो चेंज नहीं हुई। तो ऊपर से हमारे जो लोग हैं ये किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। इनके ये भी अब दुमछला बने हुए हैं डंडे वालों का, और ये जो वो बोली बोलते हैं वही बोलते हैं। अब इतने इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि ना ये लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं कि चलें जहां पे आप नहीं बोल सकते, जो बोलने वाला है उसको रेफर कर दें कि नहीं, इस महाज पे ये बंदा लड़ेगा, आप उसके पार्लियामेंट में ये बंदा आवाज उठाएगा, हम उसके पीछे खड़े हैं, कानून अदालतों में ये बंदा आवाज उठाएगा, हम उसके पीछे खड़े हैं। ये किरदार अदा करने के लिए बल्कि हर बंदे ने कुछ चंद लोग इकट्ठे किए हैं। ऊपर से हमारे जो हमारे आप जैसे जो भाई बैरूने मुल्क में बैठे हुए हैं, उन्होंने उधर बड़ी बड़ी तंजीमें, उनकी एक पेनिट्रेशन बड़ी है, उन्होंने 4 बंदे अपने घेरे होते हैं जो उनके मफादात के लिए यहाँ काम करते हैं। और मामला सिर्फ फंडिंग के कोई इधर हमारी एनजीओस हैं जो लीगल असिस्टेंस के नाम पे सारे केस बर्बाद कर रही हैं, वो बड़े बड़े पैसे लेते हैं और पता किसी को भी नहीं होता। ऐसे ऐसे, मतलब क्या मैं कहूँ, ऐसे ऐसे ब्लंडर हैं अदालतों में जाएंगे जब तो। तक ब्लेसफेमी की एफआईआर ना हो जाए वो चैन से नहीं बैठते। बिल्कुल, वो तो दुआएं, कुछ लोग तो दुआएं करते हैं कि रब्बा किसी की कुड़ी भज जाए या किसी जगह पे कोई ब्लास्फेमी का केस हो जाए, साड़ी दाल रोटी। तो इस तरह के मामला, जब तक हमने एक कौमी सोच ना अपनाई और थोड़ी देर के लिए को 8-10 साल के लिए अपने ये अल्टीरियर मोटिव्स हैं उनको पीछे छोड़ के हम एक पॉलिसी ना डिजाइन की, तो तब तक हमारा फिर हम और पीछे हटते जाएंगे और ये बुरा हो जाएगा हमारी कौम के जी लिए, खुसूसन मसीह थैंक के यू लिए। अकमल भट्टी साहब, आपकी वजह से मैं भी अदालत में आ गया हूँ, लेकिन मैं शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा कि आप रिगार्ड देते हुए, समझते हुए हमारे साथ आते हैं। तो हमारा काम है कि आगे बात पहुंचाना। आसिया साहबा को मेरा उस वक्त भी पता, मुझे कहती होती थी कि नहीं आप इधर बैठा करें, हमारे साथ बैठा करें, आप कहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे होते या रिपोर्टिंग वाला। मैं उस वक्त भी चीफ एडिटर होता था अखबार का, लेकिन चूंकि अपना एक पैशन है तो वो उसको कर रहे हैं। तो तारिक साहब, आप आपके जी गोल जी। में आप नून लीग देख लो आप। मैं एक बात बड़े अफसोस के साथ कहूंगा
कि जो कौमी असम्बली से होता है, अगर वहां पे पीपल पार्टी देखे कानून, वो पीपल पार्टी लेके आती है। वहां को लीग या कोलिशन अगर हुकूमत ना होती तो शायद क्या होता, आपकी हुकूमत अगर पंजाब में एक खालस है तो वहां पे बहुत काम करने वाला है। जी तारिक साहब, आप क्या कहते हैं? जी जी, ये देखें जैसे शहबाज भट्टी साहब और ये बाजी आसिया नासर साहबा ने इन्होंने नुमाइंदगी की है। अब ये इनके मुंह पे तारीफ नहीं मैं कर रहा, मैंने इनकी सारी तकरीरें सुनी है, हम्म। सारी की सारी इनकी। भट्टी साहब के साथ तो खैर मेरी बड़ी बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी, मैं उनके साथ अमेरिका में भी गया था, कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे गए थे, उनको तो मैं बहुत करीब से जानता था। जब ये लोग थे इन्होंने अच्छा काम किया, जैसे कोटे की बात हुई, 5% कोटा बनवाया, उसमें काफी फायदा पहुंचा हमारी कम्युनिटी को। फिर ये कि इन्होंने सेनेट में सीटों का जो है हमारा वो सीटें रखवाई, फिर यौम अक़लियत डिक्लेयर करवाया। इन्होंने अपना हक अदा किया भट्टी साहब ने और बाजी आसिया नासर ने, दीगर जो लोग उस असेंबली में शामिल थे, यानी एक मकदूर बार काम किया है इन्होंने। तो अब देखें मतलब कुछ ना कुछ किया है, अब आगे लोग जो आएंगे वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, आइडियल तो कुछ नहीं है, शायद ऐसा ही हो। अब जिसके पास जो कुछ होता है वो करता है। अब हमें अपने नुमाइंदों को इतना कोसना नहीं चाहिए। हमारे बहुत से लोग जो है ना साहब को एमएनए एमपीओ को कहते हैं इन्होंने किया क्या है, भाई कुछ ना कुछ तो बेचारों ने किया है, अपनी उन्होंने नुमाइंदगी की है, तकरीरें की हैं, वायवेला किया है, अपनी कम्युनिटी की आवाज उठाई है। इसलिए इतना ज्यादा रद्द नहीं कर देना चाहिए अपने एमएनए एमपी को। जो उनके इख्तियार में होता है वो करते हैं, और जो जी आएंगे जी। वो भी करेंगे। ये बिल्कुल सच बात है हम्म। कि हमारा कोई एक फोरम नहीं है, पॉलिटिकली हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम इकट्ठे नहीं है, कलेक्टिवली कोई बात नहीं कर सकते, पार्टियों में हम हैं। तो चले कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, हमारी सीटें भी हैं, कुछ ना कुछ इख्तियारात हैं, कुछ काम हो ही रहा है। बेशक वो अप टू डेट नहीं है, या वो कह लें कि आप आइडियल नहीं है, लेकिन अब हम इनको बिल्कुल ही निगेट कर दें, बिल्कुल ही इनको रूल आउट कर दें, तो ये भी बात ठीक नहीं है। अब देखिए हो फॉर द बेस्ट। मैं समझता हूँ कि हम अपनी पार्टी में बात जरूर करते हैं, हमारी पार्टी हमारी बात सुनती भी है। ऐसा नहीं है कि हमारी नून लीग बात हमारी सुनती नहीं है। सम टाइम वो अपने कामों में इतने फंसे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि हमारे मसीहों का मामला क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, मसाइल क्या है, वो खुद अपने मसलों में फंसे होते हैं। इसलिए ये है कि चले कोशिश करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपनी पार्टियों में जहां जहां भी हम हैं, अपने लिए कोशिश करें, अपनी कौम के लिए। हमें बहुत से मसाइल के हम शिकार हैं, हमें तारिक अपने साहब, मसाइल को बेहतर करना अ, है। तारिक चलो साहब, हम इनको किसी भी तरीके से डिग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन हम इनको बैक तो कर सकते हैं, हम इनको कह तो निशानदेही तो कर सकते हैं ना। तो ये नहीं, बात है ठीक है ठीक है, आप सही जी कह रहे हैं। वो करने अब बाजी से जो बात करनी है वो कर ले, मैं सुन लेता हूँ वो, क्योंकि जी मैंने जी। बात अपनी खत्म आसिया कर साहब, दी है। ठीक है। आप जल्दी जल्दी मैंने सोशल बात की मीडिया ताकि अरे की भाई, बात टाइम करें। मैं बचे। हमेशा ये कहती हूँ कि सिस्टम जो भी है, हमारे नुमाइंदे जिस भी सिस्टम से आए हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। जितने भी हमारे एमएनए एमपीएस पिछले चुनाव में भी, अभी सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद करती हूँ, और सबके साथ जी मैं जी राब्ते में हूँ। मैं हमारी जो शकीला आर्थर साहिबा, वो मेरे पास आई भी है, मैं खुद उनके पास उनको कॉल पे भी बात होती है। सोनिया आशिर है, अच्छी बच्ची है, जो भी जब भी उसको बात होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ये हमें थोड़ा थोड़ा कहते भी रहना चाहिए, कहते हाँ हाँ रहेंगे जरूर। की परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी, क्योंकि वो नए आए हैं ना। तो हमें, और जी मैं जी समझती हूँ जो हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में जो कई कई दहाइयों से बैठे हुए हैं, ये उन पे भी फर्ज है कि वो सबको इकट्ठा करें। शहबाज भट्टी साहब ने सबको इकट्ठा किया था, आपको पता है। और मेरी भी कोशिश यही होती थी कि सबको साथ लेके चला जाए। तो मेरे ख्याल में जी ये जी जो बैठे हैं अब भी पार्लियामेंट में, हमारे ऐसे सेनेटर्स भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं समझती हूँ उनका फर्ज है कि वो सबको इकट्ठा करें और बैठ के कोई कौमी सोच डेवलप करने की जरूरत है। जैसे अकमल भाई ने कहा कि हमें एक जो है, एक कौमी सोच जो है वो डेवलप करने की जरूरत है। और दूसरी बात ये मैं कहने लगी थी कि जी सैमसन साहब से कह रही थी कि एक आप जरूर प्रोग्राम करें सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि हमारे लोग जो है वो बिल्कुल भी सोशल मीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो वाकिफ नहीं है, लिटरेट नहीं है, एजुकेट नहीं है, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। हम अपने तहत कर रहे हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन रिजिलियंट वीमेन नेटवर्क, हम यही काम कर रहे हैं। हम चर्चिज में जा रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम बच्चियों और बच्चों को सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, कर रहे हैं। बड़ा जरूरी है। हमारे लोग जी जी फर्स्ट समझते हैं कि कोई एक पोस्ट आई है, वो नहीं देखेंगे कि ये सच है झूठ है, जब तक हर बंदा उसको रिपीट ना कर लेना, ये उसका कौमी फरीज है। जी, तो बहुत ये शुक्रिया। थोड़ा सा जी जी हमें लोगों हम्म। को ये जरूर प्लीज एजुकेट करें, और आपके चैनल्स जो है यही ये काम कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम जरूर इसको अवेल करेंगे, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो मेरा ख्याल है अब इजाजत लेते हैं, बातें बहुत अच्छी होगी।
और फिर और करने की भी ज़रूरत है इसी तरह, ताकि जो हमारे नुमाइंदे इस तरह नहीं बेबसी का शिकार हैं तो वो बेहतर हों, वो निकलें अपने आप से। शोर शराबा ही होता है कि शोर शराबा डालें कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हालांकि उनका हल्का बाब अगर आप देखें तो वो अच्छे उनके साथ एक पैनल है या अच्छे लोगों के साथ तल्लक है तो बेहतर हो सकता है। तो मैं इजाज़त चाहूँगा भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शेयर किया आपने। आसिया साहबा, आपका बहुत ही शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला इतनी मसरूफियात के बावजूद भी। तारिक साहब, आप उम्मीद है कि आप पार्टी में कोई हलचल ज़रूर मचाएंगे, ज़रूर मचाएंगे। जी हमारे जरूर जरूर नाजरीन सर। भी देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं, कुछ उन्होंने लिखे भी हैं, अच्छे कमेंट्स भी लिखे हैं कि तारिक साहब अपनी जमात में हलचल ज़रूर मचाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाजरीन। आज उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू।